स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। कुछ किताबें ना लिखी गई होती तो ज़्यादा अच्छा होता, या उनके लिखने की वजह ना आई होती तो ज़्यादा अच्छा होता। आज उसी एक किताब के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट नाथूराम गोडसेज वाई आई किल्ड गांधी। आज 30 जनवरी है, यानी कि वो दिन जहाँ पर गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। एंड वी आर taking it as a responsibility on ourselves to listen to Godse also। हालांकि एक सभ्य समाज का काम ये भी होता है कि किसी अक्यूज्ड को या किसी सज़ा याफ्ता व्यक्ति को भी सुना जाए, और आज के टाइम कैप्सूल की शायद कोशिश ये भी रहेगी कि गोडसे को भी सुना जाए, देखा जाए और उसके बाद उन्हें कसौटी पर खड़ा किया जाए। नाउ वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर व्हाट इज़ देयर in the pamphlet that he tries to communicate with us। घटना को बहुत समय हो चुका है, बहुत ज़्यादा जनरेशन्स भारत में आ और गए हुए हैं, इसीलिए अब डिस्पैशनेटली इस बुक को या एक प्रकार से कहें पैम्फलेट को देखना भी लाजमी होता है। नाउ दिस पैम्फलेट वॉज रिटन ऑन द ईव ऑफ ट्रायल। जब गोडसे जी की ट्रायल चल रही थी तब वो ये पैम्फलेट लिख रहे थे, और उसमें वो एक सीरीज ऑफ एलिगेशन और जस्टिफिकेशन दोनों दे रहे हैं। हालांकि किसी को मारने का और गांधी जी को मारने का तो बिल्कुल ही कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता है और ना होना चाहिए। किसी भी मनुष्य को मारने का जस्टिफिकेशन सभ्य समाज नहीं देती है। लेकिन इस पैम्फलेट को आप जस्टिफिकेशन के रूप में ना पढ़कर इस पैम्फलेट को गोडसे की एक प्रकार से आइडियोलॉजीज या उनके आइडियाज़ को देखने की कोशिश करें। Now, what is there in the pamphlet? इस पैम्फलेट में है क्या? फॉर एग्जाम्पल वो एक सीरीज ऑफ पॉलिटिकल एज वेल एज पॉलिटिक्स से आगे बढ़कर कुछ एलिगेशंस लगाते हैं गांधी के ऊपर। हालांकि जब वो अपने पैम्फलेट की शुरुआत करते हैं, ये देखना काफ़ी सरप्राइजिंग होता है कि वो दो व्यक्तियों का नाम अपने आइडियल्स के रूप में लिखते हैं, और ये भी कहते हैं कि वे दो व्यक्ति ने भारत के स्वतंत्र भारत या आप कहें मॉडर्न इंडिया के सोच को संभाला है। वो दो व्यक्ति कौन हैं? आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, गांधी स्वयं और सावरकर। जी हाँ, वो गांधी और सावरकर दोनों को ये क्रेडिट देते हैं कि एक मॉडर्न इंडिया की सोच को अगर कोई शेप कर रहा है तो वो दो व्यक्ति के आइडियोलॉजीज हैं जो शेप कर रहे हैं। और उसके बाद वो कुछ शिकायतों की पर्ची लेके गांधी के सामने खड़े होते हैं। Now what are all these allegations? सबसे पहले वो ये कहते हैं कि कांग्रेस में गांधी की पावर सबसे ज़्यादा बढ़ गई तिलक के डेथ के बाद। 1920 में तिलक की मृत्यु होती है, बाल गंगाधर तिलक नहीं रहते हैं, और उसके बाद गोडसे ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में अचानक गांधी का वर्चस्व बढ़ने लगा। ठीक है, हम इनके सारे एलिगेशंस या इनके सारे एक प्रकार से सुझावों को देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या ये सही था या गलत। सो फर्स्ट लेट अस सी व्हाट गोडसे राइट्स। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि नॉन वायलेंस एक प्रैक्टिकल सल्यूशन है ही नहीं जब तक आप ब्रिटिशर्स से फाइट कर रहे हैं तब तक। वो ये कहते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं कि क्या जब राम ने सीता के अपहरण के एवज में रावण का वध किया था तो वो क्या वायलेंट एक्ट नहीं था? क्या आप उसे जस्टिफाई नहीं करते हैं? या कृष्ण ने अर्जुन को जब बताया कि कौरवों से कैसे लड़ना है तो क्या वो वायलेंस नहीं था? क्या कौरव उनके भाई नहीं थे? बिल्कुल थे, लेकिन वो फिर भी वायलेंस कर रहे थे अपने पारिवारिक लोगों को बचाने के लिए या अपने लव्ड वंस को बचाने के लिए। या जब शिवाजी अफजल खान को मार रहे थे, एक हिंदू स्वराज्य की कल्पना कर रहे थे, तभी भी उन्हें वायलेंस करना पड़ा था, तो क्या ये भी गलत था? वो ऐसे एग्जाम्पल्स भारतीय इतिहास, रामायण, महाभारत इत्यादि से लेते हैं। देन ही सेज दैट आई ऑल्सो एक्सॉल्ट द रोल, यानी कि वो ये कहते हैं कि राणा प्रताप यानी कि महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज या गुरु गोविंद सिंह ने जो कल्पना की अपने अपने समाज में या अपने अपने डायनेस्टी को खड़ा करने के लिए। महाराणा प्रताप अगर मुगलों से लड़ रहे थे, शिवाजी महाराज अगर औरंगजेब से लड़ रहे थे, गुरु गोविंद सिंह भी अगर औरंगजेब से लड़ रहे थे, और सिखिज़म में कच्छा केस, कारा, कृपाण, कंघा की ट्रेडिशन ला रहे थे, तो क्या ये भी गलत था? क्या नॉन वायलेंस को फॉलो करना
और इतने पैशनेटली फॉलो करना ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक रणनीति हो सकती है या होनी चाहिए थी? क्या ये प्रैक्टिकल है? ये गोडसे पूछ रहे हैं अपने पैम्फलेट से। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, हालांकि इसमें गोडसे नहीं है, एक एपिसोड है हिस्ट्री का जहां पर सावरकर साहब की मुलाकात गांधी जी से होती है, और वो मुलाकात लंदन में हो रही है श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इस्टेब्लिश्ड इंडिया हाउस में। तभी गांधी जी इंडिया नहीं आए हुए थे, इंडिया आने के पहले ही इनकी मीटिंग सावरकर से हो रही है, और सावरकर साहब ने गांधी जी को बुलाया था उनसे मिलने के लिए। वो अपने रूम में मौजूद थे और तभी सावरकर साहब एक नॉन वेजिटेरियन डिश बना रहे थे, पर्टिकुलरली प्रॉन्स, एक सी फूड होता है जो वो बना रहे थे। गांधी जी को उन्होंने ये फूड ऑफर किया और गांधी जी ने, बिकॉज वो वेजिटेरियन थे, उन्होंने ये खाने से मना कर दिया और उनकी हॉस्पिटैलिटी एक प्रकार से हम्बली पुट डाउन की। सावरकर साहब ने उन्हें कहा कि आप ब्रिटिशर्स से लड़ने जा रहे हैं, ब्रिटिशर्स से अगर लड़ना है आपको प्रोटीन की कमी होगी, वेजिटेरियन डाइट शायद आपको प्रोटीन नहीं दे सकता, आप कैसे लड़ेंगे बिना खुद को, बिना स्वयं को मजबूत किए हुए। शायद ये एपिसोड गांधी या सावरकर के बीच के आइडियोलॉजिकल मतभेद को उजागर करता था, लेकिन गोल को उजागर नहीं करता था। गोल दोनों का एक था, यानी कि ब्रिटिशर्स से लोहा लेना, लेकिन एक का रास्ता अलग, दूसरे का भी रास्ता अलग था। बहरहाल इससे आगे भी बढ़ते हैं कि और कौन से एलिगेशंस गोडसे लगा रहे हैं गांधी पे। वो ये कह रहे हैं कि गांधी ने कांग्रेस को अपने ऊपर पूरे तरीके से निर्भर कर दिया था। वो कांग्रेस को रैंसम की तरह होल्ड करते थे, यानी कि जब मन चाहे वो मूवमेंट शुरुआत कर सकते थे, शुरू कर देते थे, और जब मन चाहे वो मूवमेंट को बंद भी कर देते थे। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने वाले लोग ये जानते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अचानक बंद कर दिया गया बिकॉज चौरी चौरा कांड हुआ। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में 22 पुलिस कर्मियों को जलाकर मार दिया जाता है बाय इंडियन फार्मर्स एंड पेजेंट्स, और इससे आक्रोशित होकर, इससे दुखी होकर गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बीच में ही रोक देते हैं। इतना ही नहीं, 1931 में जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अपने चरम पर था और लोग सॉल्ट सत्याग्रह से काफ़ी सक्सेसफुली ब्रिटिशर्स को घेर रहे थे, गांधी जी ने भी उस चलते हुए मूवमेंट को अचानक रोक दिया थ्रू गांधी इरविन पैक्ट। पीटर हार्डीमैन, एक हिस्टोरियन, ये लिखते हैं कि दैट इट वाज पैक्ट दैट ब्रोक द बैक ऑफ द पेजेंट्स रादर देन द लाठीज, यानी कि पैक्ट ने गरीब मजदूर किसानों की पीठ को तोड़ दिया, लाठियों ने नहीं तोड़ा जो ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर चलाए थे। गांधी जी के ऊपर ये सारे एलिगेशंस गोडसे ही नहीं, जवाहरलाल नेहरू भी लगा चुके थे। उनका भी ये मानना था कि चलते हुए मूवमेंट को एक छोटे छुटपुट हिंसात्मक घटना के वजह से बंद नहीं करना चाहिए। बिपिन चंद्रा की बुक बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, स्पेशली पीपल हु प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, और उनका भी ये राय है, यानी कि बिपिन चंद्रा का भी राय है कि ये गांधी जी की स्ट्रगल, ट्रूथ स्ट्रगल स्ट्रैटेजी हुआ करती थी। ये कितनी सही है, कितनी गलत है, ये हम ऑब्वियसली इन द लेटर पार्ट ऑफ स्लाइड हम डिस्कस करेंगे। उसके आगे क्या वो कह रहे हैं कि व्हाट इज सत्याग्रह, इसका फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ गांधी जी के पास था। गांधी जी ही जानते थे कि सत्याग्रह है क्या, उन्होंने इसे डिफाइन करने की ज़हमियत नहीं समझी। ज़्यादातर लोगों को सत्याग्रह का मतलब पता ही नहीं था, और वो चाबी सिर्फ गांधी जी के पास थी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ वो और कहते हैं अपनी पैम्फलेट में, और वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तानी वर्सेस हिंदी का डिबेट गांधी जी ने शुरू किया। वो गांधी जी को क्रेडिट देते हैं कि एज ए नेशनल लैंग्वेज उन्होंने हिंदी भाषा का प्रचार करना शुरू किया। फॉर एग्जाम्पल, दक्षिण भारत हिंदी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष भी गांधी जी हुआ करते थे। साउथ इंडिया में अगर हिंदी का प्रचार प्रसार किसी के श्रेय में जाता है तो वो गांधी जी और सुब्रमण्यम भारती के श्रेय में जाता है। बहरहाल सावरकर, माफ करिएगा, गोडसे ये कह रहे हैं कि अचानक गांधी जी ने अपना स्टैंड हिंदी से चेंज कर हिंदुस्तानी कर दिया। उन्होंने हिंदुस्तानी भाषा को नेशनल लैंग्वेज बनाने की प्रक्रिया पर जोर देने लगे। हिंदुस्तानी भाषा क्या है? हिंदुस्तानी भाषा हिंदी और उर्दू के बीच में बोली जाने वाली भाषा है, यानी कि जिसमें हिंदी और उर्दू दोनों के वर्ड्स मिले हुए हों। गोडसे का यह कहना था कि हिंदुस्तानी का अपना कोई स्क्रिप्ट नहीं है। हिंदुस्तानी इज अ हाइब्रिड लैंग्वेज विच डज नॉट सपोर्ट स्क्रिप्ट, लैंग्वेज एंड सिंटैक्स।
जिसको लिखा नहीं जा सकता है, जिसको सिर्फ बोला जा सकता है, जो पूरे हिंदुस्तान की ज़बान नहीं हो सकती, बिकॉज बहुत सारे लोग हिंदुस्तानी या उर्दू नहीं जानते हैं। बहरहाल इसमें कितनी सच्चाई थी या नहीं थी वो भी हम आगे देखेंगे। और लास्ट में जो सावरकर सबसे ज़्यादा या गोडसे सबसे ज़्यादा जिस बात से दुखी थे वो ये कह रहे थे कि उन्होंने पार्टीशन के वक्त यानी कि विभाजन के वक्त 1947 के वक्त हो रहे राइट्स में, हो रहे दंगों में मुसलमानों का ज़्यादा साथ दिया, हिंदुओं के घावों पर या हिंदुओं के मरने पर कोई शोक नहीं जताया, और इसीलिए मुझे ये असहनीय कदम उठाना पड़ा। वो ये जानते हैं, गोडसे इस बात को जानते हैं कि इस कदम उठाने पर कोई भी उन्हें सही नहीं ठहराएगा, लेकिन वे इन सब बातों को लिस्ट कर रहे थे इन हिज पैम्फलेट व्हाई आई किल्ड गांधी। अब हम देखेंगे क्या वो अपने सारे एलिगेशंस पर सही हैं, कहाँ पर सही हैं, कहाँ पर गलत हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेट अस सी व्हाट आर दोस, बट बिफोर वी गो टू दैट आई वांट यू टू राइट अ बुक व्हाई आई क्लियर्ड और हाउ आई क्लियर्ड सिविल्स, राइट। अगर आपको ये किताब लिखनी है कि मैंने कैसे सिविल्स या सिविल सर्विसेज परीक्षा पास की, यू शुड लुक आउट फॉर फाउंडेशन। बिना फाउंडेशन के आप ऐसे कंसेप्चुअल चीज़ें नहीं समझ सकते। ऑब्वियसली जो चीज़ आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो इतिहास का या हिस्ट्री का एक पर्टिकुलर पन्ना है, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो शायद सिलेबस में भी ज़्यादा बोला या पढ़ा नहीं जाता है, बट आपको इंटरव्यूज़ में या आम डिस्कशंस में ज़रूर ऐसे प्रश्न झेलने पड़ सकते हैं या देखने पड़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम अपने फाउंडेशनल कोर्सेज में विस्तार से समझाते हैं। द फाउंडेशनल कोर्सेज गो फॉर ईयर लॉन्ग। पूरे साल हम आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, टेक, आर्ट्स एंड कल्चर, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, इन सब के फाउंडेशन से अवगत कराएंगे, फ्रॉम स्क्रैच टिल द एडवांस्ड लेवल। हाउ टू राइट आंसर्स इन 3 आवर्स। आपको आंसर राइटिंग सिर्फ पढ़ना ही ज़रूरी नहीं होता है, आंसर राइटिंग भी उतनी ज़रूरी होती है। एडवांस्ड कोर्सेज में हम आपको आंसर राइटिंग आफ्टर वी कंप्लीट आवर सिलेबस, और उसके साथ साथ टेस्ट्स बोथ geared up for prelims as well as mains, ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी आप कर सकें with respect to civil services। ये सब कुछ क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी के साथ हम आपको इस प्राइस में मुहैया करवाते हैं, बशर्ते आप यूज करें कोड ASHLIVE। प्लीज यूज दिस कोड एंड अवेल द डिस्काउंट। अगर आप कोड यूज नहीं करेंगे तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। Also understand that the batches are starting from 31st of January. आपके पास ज़्यादा समय नहीं है. So please, if you are very serious about your preparation, and we are also very serious with you and your preparation, हम तैयार हैं. आप किस चीज़ के लिए रुके हुए हैं? I want you to imagine as well as write. कुछ manifestations भी होते हैं, right? और ये manifestation अगर आप करें कि आप एक future officer हैं और आप एक सम्यक ज्ञान की खोज में हैं जो आपको सिविल सेवा परीक्षा तैयार करवाती है, प्लीज एनरोल इन आवर कोर्सेज राइट अवे। यूज द कोड ASHLIVE। कहानी आगे जारी करते हैं एंड वी विल टेस्ट गोडसेज चार्ज। क्या वो सही थे, क्या वो गलत थे, कहां पर सही थे, कहां पर गलत थे, एक्सेट्रा। गांधी जी ने डिफाइन जरूर किया था सत्याग्रह। जैसा कि गोडसे कहते हैं कि वो डिफाइन नहीं कर पाते हैं, उनको ही पता था कि सत्याग्रह है क्या, वो ताले की चाबी सिर्फ गांधी जी के पास थी। ऐसा शायद नहीं था। गांधी जी सत्याग्रह को बहुत जगहों पर, न्यूज़पेपर्स पर, जैसे यंग इंडिया, स्वराज और अपने बहुत सारे लेटर्स जो वो अपने अनुयायियों को लिखते थे या अपने फ्रेंड्स को लिखते थे या वॉइसरॉयज को लिखते थे, वहां पर वो डिफाइन करते रहे हैं। और वो कैसे डिफाइन कर रहे हैं? स्वराज, माफ करिएगा, सत्याग्रह के वो 3 पार्ट्स बताते थे, ट्रुथ, सेल्फ केयर और सफरिंग। वो ये कहा करते थे कि एब्सोल्यूट ट्रुथ, सत्य की खोज में एक सत्याग्रही को हमेशा रहना चाहिए। सत्य की खोज, एब्सोल्यूट ट्रुथ, सेल्फ केयर यानी कि खुद का केयर, खुद स्वावलंबी बनो। चरखा या चरखे से जुड़ा हुआ खादी एक सिंबल था आपके स्वावलंबन बनने का, आपके स्वावलंबी बनने का, आपके इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनने का। और साथ ही साथ सफरिंग के लिए तैयार रहें, क्योंकि आप जब ये सब चीज़ फॉलो करेंगे ज़रूर ही आपको मिलेगी रेजिस्टेंस, ज़रूर ही आपको मिलेगा सामने से, किसी सामने वाले व्यक्ति से, और यहाँ पर बात हो रही है ब्रिटिशर्स की, ब्रिटिशर्स से ज़रूर आपको मिलेगा ऑपोजिशन, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध।
और उसके लिए सफरिंग के लिए आप तैयार रहें। लेकिन ये सब चीज़ तो आप ऐसा हुआ क्यों, ऐसा गोडसे बोल क्यों रहे हैं कि सत्याग्रह समझ में नहीं आ रहा था लोगों के? वो इस बात पे ज़रूर सही थे कि सत्याग्रह लोगों के समझ में नहीं आ रहा था। हिस्टोरियंस आज भी ये बात को कहते हैं दैट देयर वाज अ लैक ऑफ फिट बिटवीन गांधीज थॉट्स एंड हिज फॉलोअर्स, कि गांधी जी जो कह रहे थे वो शायद उनके नीचे काम कर रहे अनुयायियों और शायद लास्ट स्टैंड में खड़े हुए, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए अनुयायियों के पास वो चीज़ पहुंच नहीं रही थी, जा नहीं रही थी। फॉर एग्जाम्पल, ये कहा जाता था कि ये सारी चीज़ें, सत्याग्रह क्या है, ट्रुथ क्या है, सेल्फ केयर क्या है, सफरिंग क्या है, ये सारी चीज़ें सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडाज नहीं थे, वे मेटाफिजिकल एजेंडाज थे, वो भौतिक विचार थे, आइडियोलॉजिकल विचार थे, सिर्फ राजनीतिक विचार नहीं थे। और ऐसे में आप ये चीज़ पढ़ रहे हैं क्योंकि आप सिविल सेवा के लिए तैयारी कर रहे हैं, या आम जनमानस ये चीज़ को देख रहा है बिकॉज वो इंटरेस्टेड है। इमेजिन करिए, आपको मूवमेंट में पार्ट लेना है, आप एक गरीब किसान हैं, आपने साक्षरता या आपने लिटरेसी हासिल नहीं की है, आपने स्कूल का मुंह नहीं देखा है, आप एक गरीब किसान मजदूर हैं, या आप एक यंग फॉलोअर हैं जिन्हें ये आइडियोलॉजिकल थॉट्स न समझने की शायद आप में वो बैंडविथ होगी और शायद न समझने का समय भी होगा। इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी हर व्यक्ति की अलग अलग होती है, और पर्टिकुलरली भारत के उन जनमानस से इतने भारी भरकम आइडियोलॉजिकल डिबेट्स को समझना शायद कुछ ज़्यादा ही मांगने जैसा था। इट वॉज नॉट वेरी मच प्रैक्टिकल फॉर द कॉमन मासेस टू फॉलो। गोडसे यहाँ पर सही नहीं है कि उन्होंने सत्याग्रह को ज़रूर डिफाइन नहीं किया, उन्होंने बिल्कुल किया डिफाइन, लेकिन उस डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता था अगर लोग उसके बारे में समझे ना, अगर लोग ये जाने ही ना कि अहम सत्य क्या है, परम सत्य क्या है, द पॉजिटिविस्ट ट्रुथ। आज भी परम सत्य के ऊपर बहुत सारे डिबेट्स होते हैं, क्या आप सही में सत्य को उजागर कर सकते हैं? एक ऑब्जेक्टिव ट्रुथ क्या होता है, ये शायद फिलॉसफी के स्टूडेंट्स या सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स या हिस्ट्री के स्टूडेंट्स डिबेट करें, लेकिन एक आम आदमी से इस बारे में डिबेट करना और फिर उसे कहना कि आप अब मूवमेंट में भाग लीजिए, ये शायद कुछ ज़्यादा मांगने जैसा था। फॉर एग्जाम्पल, जब चौरी चौरा का कांड हुआ, 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया गया, और उसके बाद गांधी जी ने तुरंत उन फार्मर्स को छोड़ दिया, यानी कि वो फार्मर्स जो ये समझ रहे थे कि हमारा स्वराज्य आने वाला है। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करने के वक्त 1920 में ये कहा था कि हम ये स्वराज्य स्थापना के लिए कर रहे हैं, लेकिन किसी भी कांग्रेस लीडर ने, एंड दैट इंक्लूड्स गांधी, स्वराज्य क्या होता है इसकी कल्पना या इसका डेफिनेशन नहीं दिया। तो अगर मैं कहूं एक स्टूडेंट के लिए स्वराज्य क्या है, अगर मैं एक विद्यार्थी हूं और 1920 के भारत में रह रहा हूं, तो मेरे लिए स्वराज्य क्या हो सकता है? हो सकता है मेरे लिए स्वराज्य हो किसी ब्रिटिश की स्कूल में ना पढ़ना बल्कि एक इंडियन स्कूल में पढ़ना। मेरे लिए स्वराज्य हो सकता है कि मैं सिलेबस में इंडिया सेंट्रिक सिलेबस पढ़ूं, ना कि इंग्लैंड सेंट्रिक सिलेबस पढ़ूं। मेरे लिए स्वराज्य हो सकता है कि अगर मैं नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करूं तो मुझे कॉलेज से ना निकाला जाए। एक किसान के लिए स्वराज्य हो सकता है कि वो लैंड रेवेन्यू ना दे। एक लॉयर के लिए स्वराज्य हो सकता है कि वो कचहरी में एक इंडियन जज के सामने दलील पेश करे, ना कि एक ब्रिटिश जज के सामने। हर व्यक्ति के लिए स्वराज्य के मायने अलग थे, और शायद ये लाजमी ही था या ये डेलिबरेट था कि स्वराज्य को क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया। इसीलिए जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का 1 साल गुजर गया, फॉरेन इंपोर्ट्स अचानक कम हो गए, फॉरेन क्लोथ्स एक तरीके से उनकी होलिका मनाई जा रही थी, लोगों को लग रहा था कि स्वराज्य आने वाला है या आ चुका है। हर व्यक्ति के लिए स्वराज्य की परिभाषा अलग थी, और शायद वो स्वराज्य को सत्याग्रह के साथ मिलाना भूल गए थे। वे एब्सोल्यूट नॉन वायलेंस या ट्रूथ या सेक्रीफाइस या सेल्फ सफरिंग के भारी भरकम लॉफ्टी आइडियल्स को समझने के काबिल ही नहीं थे। एक टेस्टिमनी जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, चौरी चौरा में जिन्हें फांसी हुई थी, जिस किसान को फांसी हुई थी, उनके पोते ये कहते हैं दैट द चौरी चौरा दे डिडंट जस्ट एक्सेप्ट पुलिस ब्रूटैलिटी लाइक जलियांवाला बाग, उन्होंने भी जवाब दिया। आप समझ सकते हैं, जलियांवाला बाग 1919 13 अप्रैल को हो रहा है और चौरी चौरा बस 2 साल बाद।
उनके जहन में ये टीस थी कि जलियांवाला बाग में हमारे भाइयों को बर्बर तरीके से मारा गया, उसका किसी ने जवाब नहीं दिया क्योंकि वो निहत्थे थे। क्या ऐसे व्यक्तियों के साथ नॉन वायलेंस की बात की जा सकती है जो आम बच्चों, बूढ़ों, महिलाओं को भी नहीं छोड़ते हैं और मशीन गन के थ्रू भूने जाते हैं? हमें जवाब देना था। शायद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के वक्त पार्टिसिपेट कर रहे इंडियंस के जहन में जलियांवाला बाग की टीस मौजूद थी। बहरहाल आगे देखते हैं। वॉज गांधी प्योरली नॉन वायलेंट ऑल्सो? क्या ये कहना भी सही है कि गांधी जी पूरे अड़ियल रूप से, पूरे जिसे हम कहते हैं ना कि जिद्दी रूप से अहिंसा ही फॉलो करते थे? क्या उन्होंने कभी हिंसा या वायलेंट स्ट्रगल को हवा दी कि नहीं दी? ये ही मानना गलत है। नो, ही वॉज नॉट प्योरली नॉन वायलेंट। वो पूरे तरीके से प्योरली नॉन वायलेंट थे ही नहीं। दो बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल 1942 से और एक एग्जाम्पल हिमसेल्फ फ्रॉम गांधी, गांधी जी से खुद वो दूसरा एग्जाम्पल आता है। पहला एग्जाम्पल, द मिलिटेंट कॉल ऑफ डू और डाई। जब गांधी जी करो या मरो की नारा दे रहे थे 1942 का, 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट में, तो वो ये बात कह रहे थे कि अब आपको जरूरी नहीं है कि नॉन वायलेंस का झंडा लेके चलना है। आप इस मूवमेंट को जैसा समझते हैं अपनी समझ से इसे लीड करें। दैट इज व्हाट ही वाज लीडिंग इट आउट। नाउ दैट बिकम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ नॉन वायलेंट मूवमेंट ऑफ गांधी। दूसरा एग्जाम्पल जो गांधी देते हैं और वो खुद ही देते हैं, that I do believe that where there is only a choice between cowardice and violence, I would choose violence. I would advise violence. यानी कि जहां पर कायरता है एक तरफ और दूसरी तरफ जहां पर मुझे कुछ ना कुछ हिंसा करनी है तो मैं हिंसा को चुनूंगा, मैं कायरता को नहीं चुनूंगा। ये खुद गांधी कह रहे हैं, गोडसे नहीं कह रहे हैं, सावरकर नहीं कह रहे हैं। And then he goes on to say, where he further adds that I took part in the Boer War and so-called Zulu Rebellion and the late war. ये दोनों wars गांधी जी ब्रिटिशर्स के तरफ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। बोयर वॉर में उन्होंने एम्बुलेंस कॉर्प को खड़ा किया था जिसके लिए उन्हें स्टार ऑफ इंडिया मेडल से नवाजा भी गया था। वे ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे थे और पार्टिसिपेट भी कर रहे थे। ना ये बताता है कि गांधी जी प्योरली, ये जो आइडियल है गांधी जी का कि वो पूर्ण तरीके से नॉन वायलेंट थे, या इंडियन नेशनल मूवमेंट या गांधीयन नेशनलिज्म जब चल रही थी वो पूरे तरीके से नॉन वायलेंट थी, वो भी गलत है। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दिस पर्टिकुलर चैप्टर ऑफ और कोट ऑफ गांधी, जब वो ये कह रहे हैं कि इट्स टाइम ऑन माई अरेस्ट एंड देयर शुड बी नो म्यूट पैसिव नॉन वायलेंस। देखो, मुझे पता है 8 अगस्त को वो 1942 को ग्वालियर टैंक, बॉम्बे में आज़ाद मैदान में भाषण दे रहे थे और कह रहे थे कि देखो, जैसे ही भाषण खत्म होगा, कल का दिन आएगा, हम सब अरेस्ट होंगे, आप एक मूक प्रदर्शक बन के मत रहिएगा, एक पैसिव नॉन वायलेंस मत फॉलो करिएगा। आपको क्या करना है, एक्टिविस्ट टाइप का नॉन वायलेंस फॉलो करना है। यानी कि वो लोगों को एक छूट दे रहे थे कि आप आगे बढ़िए, अब करिए या मरिए। मरना भी एक वायलेंट एक्टिविटी है। अगर आप खुद को भी मार रहे हैं, वो भी एक वायलेंट एक्टिविटी है। बहरहाल, दूसरा सबसे बड़ा एलिगेशन जो गोडसे गांधी पर लगाते हैं, क्या वो कांग्रेस को कंट्रोल कर रहे थे? शायद इस बात से हम वाकिफ हैं या इस बात से हम ज्यादातर सहमत हैं। हां, गांधी जी की कांग्रेस पर होल्ड एब्सोल्यूट होती है जब तिलक नहीं रहते हैं। हालांकि उन्होंने तिलक को कभी भी ह्यूमिलेट नहीं किया। इनफैक्ट गांधी जी, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि तिलक के मरने के बाद, उनके देहांत के बाद, तिलक स्वराज्य फंड की स्थापना कर रहे हैं। 1 करोड़ से ऊपर दान में तिलक स्वराज फंड में आता है, जमा होता है। इनफैक्ट वे लाला लाजपत राय को भी ये कह रहे थे कि आप 1920 में कांग्रेस की अध्यक्षता करें। सितंबर में 1920 में स्पेशल सेशन होता है जहां पर लाला लाजपत राय कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि वो एक्सट्रीमिस्ट्स को एक्सट्रीमिस्ट्स नहीं मानते थे, लेकिन कांग्रेस का इन एक्सट्रीमिस्ट के जाने के बाद गांधी जी का पूरा कंट्रोल जरूर था। फॉर एग्जाम्पल, 2 बहुत अहम एग्जाम्पल हैं जो आप देख सकते हैं। वन वॉज त्रिपुरी क्राइसिस 1938-39 में।
सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बन रहे थे। वो हरिपुरा में बन चुके थे, उसके बाद 39 में वापस कांग्रेस के अध्यक्ष बन रहे थे। गांधी जी को यह पसंद नहीं था। उन्होंने अपने कैंडिडेट पट्टाभी सीतारमैया को वहां पर खड़ा किया। पट्टाभी सीतारमैया सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ हार जाते हैं। फिर भी सुभाष बाबू के जीतने के बाद भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के ज्यादातर सदस्य गांधी के कहने पर इस्तीफा देते हैं। उन सदस्यों के नाम कौन से हैं? गोविंद वल्लभ पंत, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस कमेटी में जरूर थे, लेकिन वे इस्तीफा नहीं देते हैं। हालांकि वे अपने दोस्त सुभाष चंद्र बोस को एक प्रकार से ये एडवाइस ज़रूर देते हैं कि आप कांग्रेस में पट्टाभी सीतारमैया से तो ज़रूर जीत जाएंगे, लेकिन गांधी से कैसे जीतेंगे ये मुझे नहीं पता। तो गांधी का कांग्रेस पर कंट्रोल ज़रूर एब्सोल्यूट था। 1934 में वो कांग्रेस से रिज़ाइन भी करते हैं, जब वो गांधी इरविन पैक्ट करके लंदन गए थे। बहुत सारे लोगों ने उन्हें कहा था, इनफैक्ट उनके परम अनुयायी जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि आप ब्रिटिशर्स से धोखा खाएंगे। वो किसी की सुनते नहीं हैं शायद, या सबको दिलासा दे के लंदन जाते हैं, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं और फिर उन्हें धोखा मिलता है। दलितों को हिंदू समाज से काटने का काम एक प्रकार से ब्रिटिशर्स कर रहे थे और वो छीन रहा था एक प्रकार से द रियल कांग्रेस और द रियल कमिंग अप ऑफ दलित एक्टिविज्म। शायद गांधी इसके खिलाफ थे और वो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, लेकिन ब्रिटिशर्स इस बात से काफ़ी क्षुब्ध थे। ब्रिटिशर्स इस बात से काफ़ी नाराज़ थे कि गांधी जी बीच में कॉन्फ्रेंस छोड़कर आ जाते हैं, और इंडियंस भी नाराज़ थे कि गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बीच में छोड़ दिया। वे न अपने अनुयायियों को या न ब्रिटिशर्स को समझा पाते हैं कि वे ऐसा कर रहे थे तो क्यों कर रहे थे। इसीलिए शायद गांधी का कंट्रोल कांग्रेस पर ज़्यादा था। क्या गांधी का रोल रायट्स में भी बायस्ड था? ऐसा हिस्टोरियंस नहीं मानते हैं। हिस्टोरियंस ये कहते हैं, सुमित सरकार पर्टिकुलरली, कि गांधी जी की ये घड़ी उनकी फाइनेस्ट आवर थी, यानी कि उनका सबसे अच्छा योगदान भारतीय समाज को। ये कैसे? वो ये कह रहे थे कि जब पूरा देश आज़ादी मना रहा था, 15 अगस्त की बात है, 1947 की बात है, जब पूरा देश आज़ादी मना रहा था, पाकिस्तान विभाजित हो चुका था। पाकिस्तान में तो गांधी जी नहीं जाएंगे, बिकॉज वो हिंदुस्तान में रह रहे थे, हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तान में रहना उन्होंने तय किया था। जिन्ना को समझाया भी था, लेकिन वो माने नहीं थे। तो वो क्या कर रहे थे? बंगाल में चल रहे मार काट को रोकने के लिए 15 अगस्त 14 अगस्त की रात को वे बंगाल के हिंसा ग्रसित क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे थे अकेले। नोआखली उस जगह का नाम है जहां पर उन्होंने हजारों हिंदुओं को मरने से बचाया था। इनफैक्ट दैट इज व्हाट हिस्टोरियंस कॉल इट एज द फाइनेस्ट आवर ऑफ गांधी। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी पार्टिसिपेट नहीं किया और वे ज्यादातर उन राइट विक्टिम्स का साथ देने में विश्वास करते थे जो विस्थापित होकर आए हैं, जो रिफ्यूजी बन के आए हैं। साथ ही साथ उन्होंने फास्ट वॉयलेंस को स्टॉप करने के लिए किया था, जो दोनों पक्षों के साथ था, यानी कि हिंदुओं और मुसलमान दोनों का। हालांकि गोडसे इस बात को कहते हैं कि गांधी जी पाकिस्तान के मुसलमानों को अपील नहीं कर रहे थे। गांधी जी ये नहीं कह रहे थे कि पाकिस्तान में जो मुसलमान हिंदुओं को मार रहे हैं, आप उनके लिए फास्ट क्यों नहीं करते, आप उनको ये धमकी क्यों नहीं देते कि मैं फास्ट अनटू डेथ करूंगा, क्योंकि अगर आप फास्ट अनटू डेथ करेंगे भी तो पाकिस्तान के मुसलमानों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये गोडसे लिख रहे हैं। लेकिन शायद वो अपील अपनों से ही कर सकते थे। पाकिस्तान अब एक गैर मुल्क हो चला था। जिन्ना वो जिन्ना नहीं रहे थे जिसे गांधी जानते थे, जिसे नेहरू जानते थे। लास्ट में उन्होंने शायद अपने पश्तून भाइयों की भी मदद नहीं कर पाए। ऐसा नहीं था कि वे सिर्फ हिंदुओं की मदद नहीं कर पाए। एक बड़ा ही मार्मिक दृश्य है। खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं, जिन्हें फ्रंटियर गांधी के भी नाम से जाना जाता था। खान अब्दुल गफ्फार खान नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में खुदाई खिदमतगार नाम के एसोसिएशन को चलाते थे। वे पश्तून
और अफ़गानी ओरिजिन के लोगों की एक संस्था थी जो शियाइट इस्लाम या सुन्नी इस्लाम पर्टिकुलरली उससे अलग रहकर अपनी एक वजूद देखना चाहती थी प्रेजेंट डे सिंध में, बलूचिस्तान में। खुदाई खिदमतगार के हेड खान अब्दुल गफ्फार खान का मानना था कि पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो हमें भेड़ियों के हवाले कर दिया गया। उन्होंने गांधी जी से ये शिकायत लगाई कि मुझे लग रहा था कि आपके होते हुए विभाजन नहीं होगा। आपने कहा भी था, और ये गांधी का स्टेटमेंट भी था, कि पार्टीशन इफ इट विल हैपन ओवर माय डेड बॉडी। और शायद ये भविष्यवाणी सच भी हुई। बहरहाल वे एक हेल्पलेस पैट्रियार्क की तरह हमें यहाँ पर नजर आते हैं। उनसे जितनी कोशिश हो सकती थी उन्होंने की, और लास्ट में वो दिन जो शायद किसी को नहीं देखना चाहिए था या हमारे इतिहास का पार्ट नहीं होना चाहिए था, 30 जनवरी की शाम 5:17 एग्जैक्टली वो अपने इवनिंग प्रेयर्स के लिए लेट ऑलरेडी हो चुके थे। बिड़ला भवन में वो रह रहे थे। कुछ ही आधे घंटे पहले, चंद मिनट पहले, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी उनसे मिलकर गए थे। और जब वो प्रार्थना के लिए जा रहे थे, नाथूराम गोडसे ने उन्हें नमन किया और फिर 3 गोलियां दाग दी। ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि उन्हें पकड़ा, यानी कि नाथूराम गोडसे को पकड़ा गया बाय हर्बर्ट रेनर, अ यूएस डिप्लोमैट। और आगे जो हुआ वो शायद पूरा देश जानता है। गांधी ज़रूर अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके थॉट्स ज़रूर हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने ये काम किया उसके आइडियाज़ को देखना भी उतना ही ज़रूरी हो जाता है आज के ज़माने में, जैसे हम गांधी के आइडियाज़ को देख रहे हैं। नाउ दिस वॉज अ स्टडी IQ प्रेजेंटेशन, टाइम कैप्सूल। माई नेम इज़ आशीष। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।